एक 19 साल की लड़की जिसने 12वीं की परीक्षा 87% अंकों के साथ पास की थी। उसका सपना यूपीएससी क्लियर करने के बाद आईएएस ऑफिसर बनना था। माँ भी पुलिस में और पापा भी पुलिस में। लेकिन एक दिन इस लड़की के साथ इतनी भयानक वारदात हो जाती है। ये वारदात पूरे प्रदेश को चीरती हुई पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को लोग घेर लेते हैं, सवाल करते हैं कि तुम्हारे प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हाँ, तो तब हो जाती है जब वो लड़की एक थाने से दूसरे से तीसरे लगातार चक्कर काट रही थी और पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। पुलिस कह रही थी कि तुम कहानी फिल्मी सुनाती हो और बहुत अच्छा सुनाती हो। जब ये बात उस लड़की ने सुनी तो उस लड़की ने रो रो कर जब लोगों को बताया, अपना गुस्सा पुलिस के प्रति निकाला। यही बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में फैलती है तो उसकी जो माँ और उसके जो बाप हैं दोनों ही पुलिस में होते हैं, लेकिन वो पुलिस में होते हुए भी वो एक माँ और बाप के रूप में अपराधी को पकड़ कर लेकर आते हैं और फिर पुलिस के हवाले करते हैं। तब जाकर उस बेटी को इंसाफ मिलता है। पुलिस पर लोगों का यूं ही भरोसा नहीं उठता। पुलिस अगर अपना काम सही वक्त पर सही तरीके से कर दे तो लोग फिर पुलिस को बुरा बिल्कुल बना के हैं। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस बेटी को इंसाफ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और भोपाल के एमपी जोन 2 में एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर होता है। इसी यूपीएससी कोचिंग सेंटर में एक 19 साल की लड़की जिसका नाम होता है सुमन 31 अक्टूबर 2017 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास कोचिंग सेंटर से निकलकर हबीबगंज रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। और जैसे ही रेलवे स्टेशन उससे महज 150 मीटर की दूरी पर था, तभी एक लड़का हल्का सा अभी सूरज छिपा भी नहीं था ठीक से कि उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने के बाद उस लड़की को अपनी ओर खींचता है। वो लड़की उससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़का जब ताकत से उसका हाथ पकड़ के खींच रहा था तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो शोर मचा के लोगों को वहां इकट्ठा करने की कोशिश करती, तभी उसका दूसरा साथी आता है और दूसरा साथी आने के बाद उसके मुंह को बहुत बुरी तरह से पकड़ लेता है। पास में ही एक पुलिया होती है। पुलिया के ऊपर से सैकड़ों वाहन गुजर रहे थे, लेकिन उन वाहनों के शोर में उस लड़की का शोर दब जाता है। वही दोनों के दोनों आरोपी उसे पुलिया के नीचे लेके चले जाते हैं और उससे कुछ भी पूछे बिना, उससे बिना कुछ बात किए बिना उसको लगातार मारना पीटना शुरू कर देते हैं। जब से लगातार पीट रहे थे तो लड़की को शांत हो जाती है। वो बस एक ही बात पूछ रही थी कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। वो कहते हैं कि अगर शोर मचाने की कोशिश की तो और भी ज़्यादा पिटोगी और भी ज़्यादा तुम्हें मारेंगे। वो दोनों लड़के उसके तन से एक एक कपड़े को उतार डालते हैं। उतारने के बाद जब वो लड़की फिर से शोर मचाने की कोशिश कर रही थी तो उसी के मुँह में उसी के कपड़े ठूंस दिए जाते हैं ताकि वो शोर ना मचा पाए। उसके हाथ भी बांधे जाते हैं, उसके पैर भी बांधे जाते हैं ताकि वो हिल डुल ना सके। अब दोनों लड़कों ने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार करना शुरू कर दिया। पहला करता है, फिर दूसरा बलात्कार करता है और उसके साथ जब उसका मन भर जाता है, थक जाते हैं, तो यहाँ से निकलने के बाद वो बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद दुकान पर बैठकर चाय पीते हैं, कुछ और बिस्किट वगैरह खाते हैं और खाने के बाद यहाँ से चल देते हैं। अब वापस उसी जगह पर आते हैं और आने के बाद अब वो 2 नहीं थे बल्कि 4 हो जाते हैं। अब चारों ने फिर एक बार उसके साथ ऐसे ही घिनौना गंदा काम किया जैसे पहला घिनौना और गंदा काम किया था। अब चारों जब थक जाते हैं, थकने के बाद वहीं बैठ जाते हैं। अब इस लड़की की हालत बेहोशी जैसी हालत थी। उसके बाद फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर से एक बार और उसके साथ गंदा घिनौना काम कर रहे थे। वो लड़की वहाँ तड़प रही थी। ऐसा लग रहा था तो शायद उसके प्राण निकल चुके हैं, अब उसके शरीर में दम नहीं है। और जैसे ही उसके मुंह से वो कपड़ा निकाला, वो रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि मुझे मारना मत। वो लड़की कहती है कि मेरे जो पापा हैं वो दर्जी हैं और मेरी माँ मजदूरी करके अपना भरण पोषण करती है, बस मुझे जाने दो। मैं बस यहाँ पढ़ने के लिए आई थी। मैं जिला विदिशा की रहने वाली हूँ। उस लड़की ने रो रो कर उन चारों लड़कों के सामने जब रहम की भीख मांगी तो उनमें से एक लड़का थोड़ा पसीज जाता है, लेकिन इन आरोपियों ने उसके कपड़े जो तन से जुदा किए थे उन कपड़ों को भी बुरी तरह से फाड़ दिया था। तभी वो एक लड़का चारों में से एक बाहर जाता है और कपड़ों का इंतजाम करता है और उस लड़की को लाकर देता है और वो लड़की वहाँ से फिर कुछ देर के बाद निकल जाती है। अभी चारों के चारों आरोपी यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये लड़की रात के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। वहीं लगभग 150 मीटर के पास जीआरपी थाना था। वो जीआरपी थाने में जाने के बाद एक जो सिपाही वहाँ पर ड्यूटी दे रहा था, सिपाही से रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि सर मुझे एक फ़ोन कॉल करा दो, क्योंकि वो जो आरोपी होते हैं उसके पास जो उसका मोबाइल होता है, उसके पास जो उसकी ज्वेलरी होती है, उसके पास जो उसके ज़रूरी कागजात होते हैं, वो सबको लेके भाग जाते हैं, चले जाते हैं। वो जाकर उस संतरी से, उस सिपाही से मदद मांगती है। जाकर कहती है कि सर सिर्फ एक फ़ोन करा दीजिए, एक कॉल करा दीजिए, मुझे अपनी मम्मी, मुझे अपने पापा से बात करनी है। काफ़ी देर रिक्वेस्ट करने के बाद तब जाकर संतरी पसीजता है और पसीजने के बाद वो रो रो कर पूरी कहानी बयां करती है
कि वो कोचिंग सेंटर से पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ आ रही थी। तो रास्ते में दो लड़के उसका हाथ पकड़ के और पुलिया के नीचे लेके जाते हैं, फिर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। उसके बाद फिर वो जब थक जाते हैं तो यहाँ से चाय पानी पीने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो लड़की उनकी बातें भी सुन रही थी। उसके बाद वो 4 हो जाते हैं, फिर उसके साथ रेप करते हैं। यही बात संतरी सुनना था। संतरी ने पूरी बात सुने बिना ही जाकर अपने अधिकारी को बताया और अधिकारी ने उस लड़की की बात सुनी। उस लड़की की बात सुनने के बाद इधर वो अपनी मम्मी को, अपने पापा को पूरी कहानी बयां कर ही चुकी थी। तभी वो हंसते हुए पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ अधिकारी कहता है कि तुम कहानी बहुत अच्छी सुनाती हो, एकदम फिल्मी कहानी है। उस लड़की के जो गुस्सा था, उस लड़की का जो परेशानी थी, उसका जो दर्द था, उसे साफ देखा जा सकता था, क्योंकि वो अभी एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ कर आई थी। अपनी किसी तरकीब से उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन उसकी जो इज्जत थी, उसकी जो आबरू थी, वो लुट चुकी थी, वो बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन उस पुलिस वालों को लग रहा था कि ये कहानी झूठी है, कहानी फिल्मी है। कुछ देर बाद उसके पापा आ जाते हैं, उसकी मम्मी भी आ जाती है, और मम्मी पापा आने के बाद अब एक थाने से दूसरे और दूसरे थाने से तीसरे थाने में चक्कर काटते रहते हैं। कभी वो जीआरपी थाने जाते हैं, तो कभी हबीबगंज थाने में जाते हैं, तो कभी एमपी नगर पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन कोई भी पुलिस वाला उनकी मदद नहीं कर रहा था, कोई भी उनकी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं था। पूरी रात निकल जाती है। उसके बाद माता और पिता और वो बेटी फिर उसके बाद फिर से थाने में जाते हैं अगले दिन 11 बजे, लेकिन अगले दिन 11 बजे भी इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। उसे कहते हैं कि ये मामला हमारे थाने का नहीं है, बल्कि आपको हबीबगंज थाने जाना चाहिए, वहाँ की पुलिस आपकी मदद करेगी, आप उनसे अपनी बात रखिए। अब हबीबगंज थाना पुलिस भी जाती है, घटनास्थल का मुआयना करती है। वो कहती है कि वो हमारे तो एरिया का मामला ही नहीं है। अब ये थाना जो क्षेत्र था, सीमा जो थी, उस सीमा को लेकर ही लड़ाई थी। कोई कह रहा था कि जीआरपी का मामला है, तो कोई कह रहा है कि वो एमपी नगर पुलिस स्टेशन का मामला है, तो कोई कह रहा है ये हबीबगंज थाने का मामला है। और माता पिता की जब मुश्किलें बढ़ रही थी, तब पुलिस के रूप में ना होकर एक माँ और बाप के रूप में अब खुद से कमान संभालते हैं। अपनी बेटी को लेकर उसी जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह पर उस बेटी के साथ गंदा और घिनौना काम हुआ था। वो अपनी बेटी को साथ लेके वहां पर गए थे, और तभी एक लड़का जो छुपकर उन्हें देख रहा था, गोलू उर्फ बिहारी, गोलू उर्फ बिहारी को वो बेटी देखती कहती है, पापा यही था रात जिसने मेरे साथ गंदा और घिनौना काम किया है। उसकी माँ ने जैसे ही सुना, माँ और उसके बाप दौड़ते हुए उस लड़के के पीछे जाते हैं। वो लड़का भी काफी दूर तक दौड़ता रहता है, भागता रहता है, लेकिन माँ और बाप तब तक उसके पीछे दौड़ते रहे जब तक क्या उन्होंने उस आरोपी को, उस लड़के को पकड़ नहीं लिया। और पकड़ने के बाद खींचते हुए पुलिस स्टेशन लेके आते हैं, और पुलिस स्टेशन लाने के बाद उससे कहलवाते हैं कि आखिरकार सच क्या है, झूठ क्या है। जो कहानी अभी लड़की ने सुनाई थी पुलिस को, जो कहानी रात पुलिस को लड़की ने सुनाई थी, वही कहानी वो लड़का दोहराता है कि हाँ ये बात सच है, हमने ऐसा किया है। तब जाकर पुलिस की नींद टूटती है। पुलिस को लगा कि ये पकी पकाई खीर है, ये तो सब कुछ बिल्कुल सही बोल रहे थे। तब जाकर पुलिस की नींद भी टूटती है। और यही बात जब सोशल मीडिया के साथ लगातार वायरल होनी शुरू हो जाती है, अब इस भोपाल से लेकर चारों तरफ ये खबर फैल जाती है कि एक पुलिस वाले की बेटी के साथ रात में बलात्कार हुआ है, तो वाकई पुलिस नहीं बल्कि डीजीपी, बल्कि उसके मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी भी नींद टूट जाती है। और उसके बाद उन्होंने इस मामले में जांच बिठाते हैं। एफआईआर दर्ज होती है अगले दिन, यानी कि 1 नवंबर 2017 की शाम लगभग 8:18 पर एफआईआर दर्ज होती है। और बाकी के जो आरोपी होते हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें देनी शुरू की जाती हैं। और इसके बाद ही पुलिस इसमें जांच पड़ताल में जुट जाती है। तो इसमें 3 नाम और आते हैं, अमर उर्फ छोटू, राजू उर्फ राजेश, राजू उर्फ रमेश। इन चारों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश देते हैं। कहते हैं कि जितनी भी जल्दी हो सके इस मामले में फैसला आना चाहिए, इस बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए। अब इसके बाद पुलिस ने जब डीजीपी को आदेश दिए जाते हैं कि जिसमें गलती किस किस की रही है, उन पुलिस वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। अब 2 सब इंस्पेक्टर इसमें बहुत ज्यादा दोषी पाए जाते हैं। उनकी सेवा को या समाप्ति कहेंगे, क्योंकि उनकी जो सेवा थी लगभग पूरी करने के बाद उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम अपने घर पर जाके बैठो, आराम करो, अगर तुम पुलिस में ठीक से काम नहीं कर सकते। एक और इसमें जीआरपी के टीआई होते हैं, उनका जो वेतन होता है वो न्यूनतम वेतन कर दिया जाता है, जो कम से कम वेतन उन्हें मिल सके, ताकि उन्हें ये एहसास हो सके और बाकी पुलिस वालों को भी इस बात का एहसास हो सके कि एक बेटे के साथ इतना गंदा काम हुआ है और तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया है। इसके बाद एमपी नगर जो पुलिस स्टेशन के टीआई होते हैं उनका और हबीबगंज थाना प्रभारी के वेतन को की जो वृद्धि होती है उसको भी रोक दिया जाता है। इसके बाद फिर जो इस लड़की का मेडिकल रिपोर्ट होती है, वो मेडिकल की रिपोर्ट आती है और मेडिकल की रिपोर्ट में डॉक्टर की टीम ये लिख देती है कि लड़की ने सहमति से, बजाय अपने विरोध करने के, सहमति से सब कुछ काम कराया है। और जब इस बात की जांच होती है तो जो चिकित्सकों की टीम होती है वो कहते हैं कि गलती से लिखा गया है, हम लिखना कुछ और चाहते थे। उनके खिलाफ भी फिर कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री ने इस मामले को अपनी संज्ञान में लिया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके इसमें
इसको इंसाफ मिलना चाहिए। इस बात पर बहुत सारे लोग थे जो खुश भी थे, और जब लड़की के साथ जो हुआ था उस बात पर बहुत सारे लोग नाराज थे। लोग सड़कों पे उतर आते हैं, हंगामा शुरू हो जाता है पूरे प्रदेश में। फिर मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। मीडिया में लगातार जब खबरें आ रही थी तो 24 दिसंबर 2017 को महज 2 महीने के बाद ही विशेष जज होती हैं सबिता दुबे, और इन चारों आरोपियों को ताउम्र तक जेल में रहने की सजा सुनाती हैं। वो कहते हैं कि जब तक इनके प्राण नहीं निकल जाएंगे तब तक ये सलाखों के पीछे ही रहेंगे, इन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये चारों के चारों इनके बारे में पता निकाला जाता है तो पता चलता है कि चारों के चारों ये कूड़ा बीनते थे, इधर उधर सड़कों पे घूमते थे, और इन्होंने शायद पहले भी इस तरह के काम किए थे। हालांकि इन्होंने कोई स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस बेटी के साथ जो भी हुआ था वो बहुत गलत हुआ था। और इस बेटी ने एक सपना देखा था कि वो बड़े होकर यूपीएससी क्लियर करेगी, क्योंकि उसी की तैयारी के लिए वो कोचिंग सेंटर में थी, उसी के लिए लगातार वो पढ़ रही थी, उसी के लिए विदिशा से भोपाल आई थी, और भोपाल के कोचिंग सेंटर से डेली जाती थी, प्रतिदिन आती थी, और प्रतिदिन आने के बाद वो कोचिंग सेंटर से सीधा ट्रेन की तरफ जाया करती ताकि वो अपने गंतव्य तक, अपनी जगह तक पहुंच। पुलिस इंसाफ के नाम पर जब इस बिटिया के साथ खिलवाड़ करती है वो वाकई अपना आप में बहुत शर्मनाक होता है। और ये हाल तब होता है जब उस लड़की की माँ, उस लड़की के पापा खुद पुलिस में होते हैं। पापा उसके सब इंस्पेक्टर होते हैं और माँ उसकी सीआईडी के लिए काम करती थी। इतना होने के बावजूद भी वो लड़की बार बार पुलिस से कह रही थी कि वो पुलिस की बिटिया है, लेकिन पुलिस वाले उसकी कहानी को फिल्मी कहानी समझ रहे थे और उसे इंसाफ देने में आनाकानी कर रहे थे। यदि ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता, यदि विपक्ष सड़कों पर नहीं उतरता, यदि मीडिया में लगातार खबरें ये प्रकाशित नहीं होती, तो शायद इस मामले को भी वैसे ही मामले की तरह दबा दिया जाता जैसे अन्य मामले दबा दिए जाते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और सारे आरोपियों के खिलाफ अच्छे से कार्रवाई भी की, पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की, और जो ये आरोपी होते हैं इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के बाद उन्हें सजा दिलवाने में भी अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज मोहम्मद सादिक हैं, लद्दाख के रहने वाले हैं, शकील सिद्दीकी हैं, आज इन दोनों का जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही सत्यम सिंह हैं, नेहरू प्रसाद हैं, कार्तिक यादव हैं, यतेश शर्मा हैं, वंदना हैं, कासिम अली हैं, महेंद्र चौधरी हैं, फैसल अंसारी हैं, मेहताब आलम, शेख जुबैर मुकम्मिल त्यागी हैं, मलखान सिंह हैं, योगेश कुमार, अनिल यादव, शाहनवाज शेख, एडवोकेट सोनम राजपूत बुलंदशहर से इन्होंने नाम लेने की अपील की थी। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए भी उनके नाम लिए जाते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।